एक बहुत बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। देश नहीं झुकने देंगे कि कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। यह एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। वोट चोरी अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के तहत पहुंचा है कि कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द की जाए। इसके अलावा राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ चलाए जा रहे वोट चोरी अभियान की जांच के लिए एक विशेष जांच दल, एक एसआईटी का गठन होना चाहिए कि राहुल गांधी ईसी के खिलाफ जो भी ये वोट चोरी का कैंपेन चला रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द हो। याचिकाकर्ता का तर्क है कि अपनी रजिस्ट्रेशन के वक्त कांग्रेस पार्टी ने सरकार के भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, भारत के संविधान। लेकिन जिस तरह चुनाव आयोग के वैधानिक और संवैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, वो शपथ का सीधे सीधे उल्लंघन है। कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द हो। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से भी मांग की है कि एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अब यह मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, उसमें मांग की गई है कि सार्वजनिक सभाओं में कांग्रेस नेताओं के चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जनहित याचिका दाखिल की गई है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए, मान्यता कांग्रेस पार्टी की खत्म कर देनी चाहिए। तर्क इसमें यह दिया गया है कि संविधान की शपथ लेने वाली कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है। इसको लेकर एक एसआईटी का भी गठन किया जाना चाहिए। लेकिन आज की सबसे बड़ी कवर स्टोरी है, जी हां, आवारा कुत्तों को मिली आजादी की। मैं ये मानती हूँ जितने भी एपीसी रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए, डॉग को स्टेरलाइज किया जाए, वैक्सीनेट किया जाए, वापस अपनी ही जगह पे छोड़ा जाए। इस वक्त मैं कुछ नहीं बोल सकती, आई एम स्पीचलेस बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी टू हियर कि हमारे बच्चों का वो उठा के नहीं ले जाए। थैंक्स जजेस एंड थैंक्स हर हर महादेव। आप कुत्तों को उठाओगे, न्यूट्र करोगे, वैक्सीनेट करोगे, जो हम पहले भी करते थे एबीसी रूल के तहत, पर छोड़ोगे नहीं। बट आज इस ऑर्डर में बोला है नहीं, दे हैव टू बी रिलीज्ड बैक इनटू द सोसाइटी। मैं बहुत खुश हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ सुप्रीम कोर्ट को। कोशिश यहाँ से भी रहेगी कि हम और जोरों शोरों से सलूशन पे काम करें ताकि इंडिया सच में रेबीज मुक्त इंडिया हो। सभी डॉग लवर्स के लिए, सभी एनिमल लवर्स के लिए बहुत ही अच्छा फैसला है। देखिए, आज के फैसले की अच्छी चीज ये, हर कोई खुश है। देखिए, बहुत अच्छी चीज है, यही कुछ लोग कह रहे हैं यही असल न्याय है साहब। आज डॉग लवर्स भी खुश हैं, उनके चेहरे पर भी मुस्कान है, और जो लोग कथित रूप से इन किलर कुत्तों के आतंक से परेशान थे, वो लोग भी खुश हैं। कैसे, मैं आप समझाऊंगा। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया ना, उससे डॉग लवर्स भी खुश हैं और वो लोग भी खुश हैं जो इन कुत्तों को शेल्टर होम भेजे जाने की मांग कर रहे थे। इसे बीच का रास्ता आप कह सकते हैं, बीच का रास्ता। सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता अपनाया, ये इसका विश्लेषण हो सकता है। आज के फैसले से ना डॉग लवर्स की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, वो भी बहुत खुश है। साथ ही साथ उन लोगों की पीड़ा को भी समझा गया, ऐसा नहीं उनकी पीड़ा को नजरअंदाज किया गया, उन लोगों की पीड़ा को भी समझा गया जो खतरनाक, खूंखार और रेबीज बीमार कुत्तों से परेशान है, कि हां साहब, ये एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन एक बीच का रास्ता निकालना होगा। मैं ऐसे करता हूं, 4 मुख्य बातें बताऊंगा, आपको पूरी खबर का निचोड़ समझ में आ जाएगा। अगर आप किसी वजह से ये खबर नहीं देख पाए कि आज क्या ऐसा फैसला हो गया, इसको कुछ लोग कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया। मेरी नजर में फैसला पलटा नहीं है, कुछ संशोधन किए हैं। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के फैसले में थोड़ा बदलाव कर दिया है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आवारा कुत्तों को नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद शेल्टर होम से वापस अपने एरिया में छोड़ा जाएगा। पहले क्या था,
पहले जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि सबको आप आवारा कुत्तों को आप उठा लें और शेल्टर होम में रखें, आप वापस नहीं छोड़ना था। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में बदलाव यह किया कि अब वापस छोड़ा जाएगा, लेकिन वैक्सीनेशन होना चाहिए, नसबंदी होनी चाहिए और वैक्सीनेशन के बाद शेल्टर होम से वापस अपने एरिया में अब छोड़ा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में बदलाव किया। नंबर 2, इसको भी सुनिए, लेकिन डेंजरस, आक्रामक, खतरनाक और रेबीज वाले कुत्तों को शेल्टर होम से नहीं छोड़ा जाएगा। अब आप समझ गए मैं क्यों कह रहा था बीच का रास्ता। वो भी खुश, वो भी खुश, डॉग लवर्स भी खुश क्योंकि उनकी भी अपनी भावनाएं हैं, और यहां जो समाज का एक तबका जो कह रहा है कि नहीं एक टेरर है, बच्चे खुले में आजादी से नहीं घूम पाते हैं, वो भी खुश हैं एक तरीके से, उनकी भी चिंता का ध्यान रखा गया। आप समझ गए, रेबीज वाले खतरनाक कुत्ते, आक्रामक, डेंजरस, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। नंबर 3, आवारा कुत्तों को खुले में, ओपन में फीड अगर करते हैं वो नहीं हो पाएगा। आप सुन लीजिए साहब, खुले में खाना खिलाने पर बैन है, एक डेजिग्नेटेड एरिया होगा, और अगर आप ऐसा फिर भी करते हैं तो फिर कार्रवाई की जाएगी। खुले में खाना खिलाना बंद, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है अब तो साहब, और अब ये पूरे देश पर लागू होगा, ये भी समझ लीजिए। ये पहले दिल्ली एनसीआर वाला था, अब ये पूरे देश में लागू होगा। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के खतरे से निपटने के लिए, आप मानकर चलिए, एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर भी जोर दिया है। राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए, बहुत गंभीरता से लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला डॉग लवर्स को इसलिए राहत देने वाला है क्योंकि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने आवारा कुत्तों को लेकर जो आदेश दिया था उससे डॉग लवर्स बेहद सख्त मान रहे थे कि एक तरीके से ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया, ये गलत है, बहुत ही एक तरीके से गलत फैसला है, ये नहीं होना चाहिए। उस आदेश में क्या था, थोड़ा याद करिए। उस आदेश में था कि नगर निगम 8 हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से उठाए शेल्टर होम पहुंचा दे। लोगों ने कहा इतने तो शेल्टर होम ही नहीं है साहब, कहां रखेंगे इनको, क्या हाल करेंगे इन कुत्तों का आप लोग। लोगों ने सवाल उठाए, कोर्ट ने कहा वापस भी नहीं छोड़ना है, शेल्टर होम में रखना है, पूरा सारे आवारा कुत्तों को उठा दें आप। ठीक, ये पहले का फैसला था। इस निर्देश के खिलाफ डॉग लवर्स और कई एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर 3 जजों की बेंच ने सुनवाई के बाद 14 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभी 14 तारीख को आज जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस एनवी अंजारिया की 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली एनसीआर के जिन आवारा कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम पहुंचा दिया गया है, उन्हें पहले तो साहब नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद उन्हें आप वापस अपने इलाके में छोड़ें, नंबर 1। लेकिन उन उठाए गए कुत्तों में से जो कुत्ते आक्रामक हैं, खतरनाक हैं, रेबीज से संक्रमित हैं, बीमार हैं, उन्हें वापस नहीं छोड़ना। यह तो डॉग लवर्स को भी समझना होगा। 11 अगस्त को दिए निर्देश में आज सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या संशोधन किया है, मैं काम करता हूं आपको और सिंप्लीफाई करके 10 पॉइंट्स हमने, हमारी टीम ने बनाए हैं। आप पूरे फैसले को सिंप्लीफाई तरीके से हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। पहला, शेल्टर होम भेजे गए सभी कुत्ते छोड़े जाएंगे, लेकिन हिंसक प्रवृत्ति, खतरनाक, डेंजरस, रेबीज वाले कुत्तों को उनके इलाके में नहीं रखना होगा। ठीक है। नंबर 2, आवारा कुत्तों को पकड़ने के काम में अगर रुकावट डाली तो फिर मुकदमा चल सकता है। नंबर 3, आवारा कुत्तों को पकड़कर वैक्सीनेशन करने के बाद उन्हें उसी इलाके में वापस छोड़ना होगा जहां से उनको उठाया गया था। लेकिन अब आप इसको ये भी समझिए, तीसरा पॉइंट है, मतलब अब आपको आपके आसपास सिर्फ वैक्सीनेटेड और जिनका नसबंदी हो चुकी होगी सिर्फ वही कुत्ते मिलेंगे। ये भी एक अच्छी, अगर ये हो पाता है ये बहुत अच्छी चीज है। नंबर 3। नंबर 4, अब जिम्मेदारी किसकी? नगर निगम। नगर निगम हर इलाके में आवारा कुत्तों के लिए एक डेडिकेटेड फीड स्पॉट बनाए, कि आपको एक डेडिकेटेड, एक डेजिग्नेटेड एक फीड स्पॉट होगा, आप वहीं खाना खिला सकते हैं। ऐसे नहीं कहीं पर भी आप कुत्तों को फीड कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा साहब। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबको पर लागू होगा, सबको मानना पड़ेगा। 5वां, पब्लिक प्लेस पर खाना खिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डॉग फीड पब्लिकली कहीं भी पब्लिक प्लेस में ऐसे नहीं। नंबर 6, हर नगर पालिका को शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना होगा। आपको एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना होगा, मतलब वो हेल्पलाइन नंबर, कोई अगर किसी को कहीं आवारा कुत्ता कोई डेंजरस खतरनाक दिखता है तो उस हेल्पलाइन नंबर पर वो कॉल करेगा, टीम आएगी, लेकर जाएगी, वैक्सीनेट करेगी, स्टेरिलाइज करेगी, और अगर लगेगा नहीं ये डेंजरस है तो फिर उसको फिर शेल्टर होम में रखा जाएगा। नंबर 7,
आवारा कुत्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सभी डॉग लवर और एनजीओ को इस केस में बने रहने के लिए एक मुश्त राशि जमा करानी होगी। नंबर 8, हर एक डॉग लवर्स को 25,000 और हर एक एनजीओ को 2 लाख रुपए कोर्ट में जमा कराने होंगे। इस पैसे का इस्तेमाल आवारा कुत्तों की देखरेख में किया जाएगा। अच्छा, नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। जो इच्छुक डॉग लवर्स हैं वो नगर निगम के जरिए आवारा कुत्तों को गोद ले सकते हैं। ये एक अच्छा एक ऑप्शन दिया गया है कि डॉग लवर्स हैं वो अगर इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहते हैं वो गोद ले लें। आप आवारा कुत्तों को गोद ले सकते हैं और कुत्तों के लिए शेल्टर होम और बाड़ बनाने का काम जारी रहेगा। ऐसा नहीं कि शेल्टर होम बनाए जाते रहेंगे, यानी कि शेल्टर होम में सिर्फ उन्हीं कुत्तों को रखा जाएगा। अब फैसला जो बदल गया या जो संशोधन हुआ है, जो बीमार है, हिंसक है, खतरनाक है, आक्रामक है, उन्हें छोड़कर सबको रिहा कर दिया जाएगा। कौन क्या कह रहा है, कौन फैसले से खुश है, कौन ना खुश है, वैसे बीच का रास्ता लिया गया है, सब खुश हैं। सुनिए। हमें तो ग्राउंड रियलिटीज पता है ना कि क्या होता है। तो आज का ऑर्डर बहुत ही बैलेंस्ड है, जिसमें जो मेन डिस्टर्बिंग एलिमेंट था कि आप कुत्तों को उठाओगे, न्यूट्र करोगे, वैक्सीनेट करोगे, जो हम पहले भी करते थे एबीसी रूल के तहत, पर छोड़ोगे नहीं। बट आज इस ऑर्डर में बोला है नहीं, दे हैव टू बी रिलीज्ड बैक इनटू द सोसाइटी। मैं बहुत खुश हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि इन्होंने बहुत ही सेंसिटिविटी से और बहुत ही अक्लमंदी से और बहुत ही साइंस को लेकर के उन्होंने ये निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन कुत्तों का वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है लेकिन थोड़ा स्लो हो गया था, तो थोड़ा तेजी लाई जाए। इनका स्टरलाइजेशन होना चाहिए, इनको इस तरह के टीके दिया जाना चाहिए ताकि इनकी पॉपुलेशन न बढ़े और काटे तो कोई असर न पड़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में अगर कुत्ता प्रेमी लोग अड़ंगा बनते हैं तो उनके खिलाफ भी इस आदेश में एक प्रकार का प्रावधान है। मुझे लगता है इस प्रावधान का स्वागत होना चाहिए। अब देखिए साहब, यही बैलेंस अप्रोच है, यही संतुलित फैसला, यही फैसला की उम्मीद भी की जा रही थी। फैसला आते ही जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जो लोग कर रहे थे डॉग लवर्स, वो खुश हो गए। देखिए सबके चेहरे पर मुस्कान, खुशी, जबकि कुछ लोग डॉग लवर्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक हिस्से से थोड़े मायूस नजर आए। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डॉग लवर्स के पक्ष में और विरोध में अगर अलग अलग करें हम, तो कुछ इस तरह से हम समझा सकते हैं आपको। कोर्ट ने आवारा कुत्तों के नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ देने का विकल्प तो दे दिया, ठीक, यहां पढ़ेंगे, लेकिन खतरनाक और रेबीज वाले कुत्तों को वापस नहीं छोड़ने का ऑर्डर भी दिया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है। आवारा कुत्तों को राहत तो दी, लेकिन कुत्ता पकड़ने का विरोध करने वालों पर मुकदमा भी होगा, वो भी ऑर्डर दिया। एक और तीसरा, कुत्तों को गोद लेने का विकल्प तो दिया, ये उनके फेवर में है, लेकिन निर्धारित जगह पर ही कुत्तों को खाना खिलाना होगा। ये कुछ लोग कह रहे हैं ये क्या बात हुई साहब, हम हर जगह फीड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पशु कल्याण की भावना भी दिखी, लेकिन आक्रामक कुत्तों से सख्ती से निपटने के लिए भी कहा गया। इसलिए एक बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही संतुलित फैसला। हालांकि आज आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई लोग ऐसे भी हैं जो नाराज हैं, जो निराश हैं। उनका कहना है साहब कि यह पूरा विवाद कुत्तों से सुरक्षा को लेकर था। यह अभी भी जस का तस है। सोशल मीडिया पर कई जगह समाज में एक वर्ग है जो इस तरह के सवाल पूछ रहा है कि क्या अब डॉग बाइट्स के केस नहीं होंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद डॉग बाइट्स के केस कम हो जाएंगे? क्या अब बच्चों को खुले में सुरक्षित माहौल मिलेगा खेलने की, वो डर नहीं होगा? क्योंकि अब तो वैक्सीनेटेड एक तरीके से नसबंदी होगी सभी कुत्तों की, और अब सड़कों पर सिर्फ वैक्सीनेटेड और रेबीज संक्रमित मुक्त कुत्ते ही पाए जाएंगे। इसकी क्या गारंटी अब से हो जाएगी? अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, न्याय इंसाफ। अब अच्छा ये भी पूछा जा रहा है साहब कि ये तो अब हो गया कि जो डेंजरस है, जो खतरनाक है, वो तय कैसे होगा कि ये डेंजरस है, खतरनाक है या ये फ्रेंडली है? इसकी पहचान कैसे की जाएगी? कौन सा कुत्ता वैक्सीनेटेड है, कौन सा कुत्ता नहीं? ये एक बड़ी लंबी एक्सरसाइज है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आवारा कुत्तों के काटने के किसी की अगर मौत होती है तो फिर अब जिम्मेदारी किसकी होगी? और क्या इस बात की गारंटी है कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कोई आवारा कुत्ता अब अटैक नहीं करेगा? मतलब ये चीज क्या अब सुरक्षित माहौल, वो डॉग टेरर क्या खत्म हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डॉग लवर्स का कैसा रिएक्शन रहा, वो भी आपको सुनना चाहिए।
इस वक्त मैं कुछ नहीं बोल सकती, आई एम स्पीचलेस बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी टू हेयर कि हमारे बच्चों का वो उठा के नहीं ले जाएंगे। थैंक्स जजिस एंड थैंक्स हर हर महादेव। सड़कों पर ना खिलाया जाए उन्हें खाना वगैरह, उसको लेकर कितना आप तैयार हैं? सर देखिए, ये तो वही बात होगी कि ये भंडारा लगाना बंद कर दें। आप ये मना कैसे कर सकते हैं ना? मंदिरों के बाहर भंडारा लगाना बंद कर सकते हैं, गुरुद्वारे के बाहर लंगर देना कैसे बंद कर सकते हैं सर? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही प्यार से बोल दिया कि पब्लिक फीडिंग बैन हो गई है, जो भी करेगा उसके अगेंस्ट एक इम्प्रिजनमेंट या फिर एक फ़ाइन लगा जाएगा। हम लोग फाइन और इम्प्रिजनमेंट उस पर क्यों नहीं लगा रहे हैं जो एनिमल क्रुएलिटी करता है, जो डॉग्स का रेप करता है, जो डॉग्स के ऊपर हैवानियत लगाता है। आज हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही ये है। कहा गया भगवान ने कि बहुत बीमार और रेबीज वाले जो डॉग्स होंगे उनको पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकर आप पहले से तैयार थे? बीमार हैं जो बीमार हैं, हाँ तो चलो उनको तो रख दिया जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उनको फिर रिलीज किया जाए। हाँ। उनको वैक्सीन करा के फिर उनको उसी जगह पे छोड़ा जाए जहाँ पर वो पहले थे। हालांकि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं साहब, बकरा कटने पर ये सारे पशु प्रेमी कहाँ चले जाते हैं? या जब गौ माता के साथ कुछ इस तरह की चीजें होती हैं तब ये सारे पशु प्रेमी क्यों इतने नहीं वोकल होते हैं? ये समाज में कुछ लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, डॉग लवर्स हैं, पशु प्रेम है, हर कोई पशु प्रेमी है और होना भी चाहिए। लेकिन इतना पशु प्रेमी जितने भी लोग हैं, कुछ लोग आज सवाल पूछ रहे हैं ये, और पूछना भी चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर, वोटर लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ और कैसे जो पार्टियां सवाल उठा रही थी वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर, वो खुद सवालों के घेरे में आ गई हैं। अब बात इसकी। हम हर घुसपैठियों को देश से पार करके ही रहेंगे। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। फॉर्म तो जमा करें, फॉर्म जमा करने से क्यों भाग रहे हैं? क्यों डर लग रहा है फॉर्म जमा करने में? घुसपैठी हो इसलिए, डबल वोटर हो इसलिए, सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा है। अब उछल लो, अब उछलें, निकाले ही हो वोट चोरी यात्रा। आज इस प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है, चुनाव आयोग स्वतंत्र है। हैरानी की बात है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। यहीं से मालूम पड़ता है कि चुनाव आयोग की नीयत में खोट है। हमारी तरफ से तो ये कहना है कि आधार कार्ड रेजिडेंस का प्रूफ है, उसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं और आधार कार्ड लेना चाहिए। वोट चोरी क्लोज्ड स्टोरी, वोट चोरी का चैप्टर क्लोज। कैसे? अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण को लेकर चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश कर रही पार्टियां क्या खुद ही वोट चोरी के चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही हैं? कैसे मैं समझाऊंगा कि क्या वोटर लिस्ट को लेकर शोर मचा रही पार्टियां खुद बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर इतनी सीरियस नहीं है? एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए उससे चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही पार्टियां खुद सवालों के घेरे में आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट हैरान नजर आया आज। कोर्ट ने कहा हम हैरान हैं। 1,60,000 BLAs, कितने? 1,60,000 BLAs हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। उनकी तरफ से आपत्तियां ही सामने नहीं आ रही हैं, विरोध प्रदर्शन सब कुछ हो रहा है, शोर, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के BLAs की आपत्ति ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मुद्दे को लेकर हकीकत जानने के लिए ना पॉलिटिकल पार्टीज को जमीन पर काम करने तक की सलाह दे डाली। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, निचोड़ बता देता हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट पहले तो बहुत हैरान नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की निष्क्रियता पर कमेंट करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान करने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा कि BLA बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति करने के बाद राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं? कोर्ट ने पूछा क्या कर रहे हैं आप? लोगों और राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतनी दूरी क्यों है? सुप्रीम कोर्ट कोट अनकोट। और राजनीतिक दलों को मतदाताओं की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का मतलब समझाता हूं। मतलब यह है कि अदालत ने एक तरह से वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर सवाल उठाने वाली पार्टियों से उल्टा पूछ लिया, उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। पूछा कि उन्होंने इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा, अगर आपको लग रहा है इतने नाम काटे जा रहे हैं, आपने क्यों नहीं ध्यान रखा कि लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, आपके BLAs क्या कर रहे हैं? अगर राजनीतिक दलों को लगता है कि वोटर लिस्ट रिवीजन जल्दबाजी में हो रहा है ना, जल्दबाजी जल्दबाजी जल्दबाजी, तो उन्होंने बूथ लेवल एजेंट्स के जरिए लोगों की मदद क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट
इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल अपने बूथ लेवल एजेंट्स का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या हुआ, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ ने कहा कि कोर्ट इस बात से हैरान है 1,60,000 BLAs वोटर लिस्ट में सुधार के लिए सुझाव शिकायतें दो। वैसे तो आसमान सर पर उठाया हुआ है, हो हंगामा, बवाल, चक्का जाम, ये वो, वोट चोरी, इतना कुछ, शिकायतें आई दो। सुप्रीम कोर्ट भी हैरान। आप हैरान हो जाएंगे, ये शिकायतें भी कोई कांग्रेस नहीं, CPI-ML की ओर से दी गई हैं। दिल्ली से बिहार तक हंगामा मचा रही पार्टियां एक शिकायत नहीं दे पाई। शायद 22-23 दिन हो गए। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों का क्या मतलब है कि विपक्ष ने बिहार में लोगों के वोट काटे जाने का ढिंडोरा तो खूब पीटा, वोट चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए भुनाया भी, लेकिन इस मुद्दे पर लोगों की मदद नहीं की। हालांकि राजनीतिक दलों की ओर से कोर्ट में कहा गया कि BLA को अपनी आपत्तियां जमा करने की अनुमति नहीं दी जा रही। अच्छा, कोर्ट में कहा गया कि BLAs ऑब्जेक्शन देते हैं और उनकी अनुमति उनको देने नहीं दी जा रही, उनकी अनुमति नहीं मिल रही है। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए क्या कहा, यह सुनिएगा। कोर्ट ने कहा, अगर राजनीतिक दल ज्यादा जिम्मेदार होते और अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से पालन करते तो आज हालात बहुत बेहतर होते। आज SIR पर चुनाव आयोग की ओर से कोर्ट में कहा गया कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ वोट कटने का हल्ला मचा रही है। आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजनीतिक पार्टियों की ओर से 1,61,000 BLA नियुक्त किए गए। इसके बावजूद राजनीतिक पार्टियों की ओर से एक भी आपत्ति दाखिल नहीं की गई। 2 आई 2। वोटर्स की मदद के नाम पर 0, पॉलिटिक्स में हीरो, सियासत में हीरो, मदद के नाम पर 0। अच्छा, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, यह बहुत ध्यान से समझिएगा। कहा कि वोटर राजनीतिक दलों से ज्यादा जागरूक है। वोटर राजनीतिक दलों से ज्यादा जागरूक है, मतलब कहने का मतलब है कि आप वोटर को ना बरगलाएं। वोटर जनता सब समझती है, जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। इसके अलावा विपक्ष के एजेंडे को पंक्चर करते हुए सुप्रीम कोर्ट SIR की समय सीमा बढ़ाने से इंकार कर चुका है, कर दिया, समय सीमा नहीं। जबकि विपक्ष के आरोपों की बुनियाद ही इस आरोप पर टिकी थी कि ये जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है ना, ये जल्दबाजी में क्यों हो रही है। कोर्ट ने कहा कि अगर ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है तो ज्यादा लोग शिकायत करते हैं, तो चुनाव आयोग समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकता है। कोर्ट की इसी टिप्पणी पर चुनाव आयोग की ओर से क्या कहा गया कि बिहार में 1,60,000 BLAs हैं। BLA, मैं एक बार आपको बता देता हूं BLA होता क्या है। BLA पार्टियों के वो प्रतिनिधि होते हैं जो एक तरीके से इस प्रक्रिया में मदद कर रहे हैं चुनाव आयोग की, और इसमें कुछ आपत्तियां हैं तो वो बता भी रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। हर पार्टी के हैं, कांग्रेस के भी हैं। वही चुनाव आयोग पूछ रहा है, वही जनता पूछ रही है, साहब वैसे तो इतने वोट कट गए, आपके BLAs ने एक आपत्ति नहीं दे रहे। अच्छा, ये समझाया कितने BLA, 1,60,000। हर BLA एक दिन सिर्फ 10 दावों का सत्यापन करे ना, सिर्फ 10 दावों का। तभी जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे तो एक ही दिन में 16 लाख सत्यापन हो सकते हैं। 16 लाख वोट कटे, 65 लाख एक दिन में हो जाएंगे। 16 लाख तो ये तो 4-5 दिन में हो जाएगा। 4-5 दिन लगेंगे, आपके BLAs कर दे, इसमें समय की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा SIR पर विपक्ष का सरदर्द बढ़ाने वाली खबर यह है कि चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाने वाली विपक्षी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साहब एक तरीके से आप कहिए पार्टी बना दिया, एक तरीके से आप कह सकते हैं। कहा कि वो सभी राजनीतिक दलों को इस फैसले की जानकारी दें और अगली तारीख पर उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहें। बड़ा मतलब क्या है कि पार्टियां अगर वोट चोरी के आरोप कोर्ट में लगाएंगी तो उन्हें इस बात के सबूत और इसे साबित करना पड़ेगा। पार्टियों को पक्षकार बनाने का मतलब यह है कि कोर्ट में वोट चोरी पर हवाई बातें नहीं चलेंगी साहब। आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में अपनी पुरानी बातें दोहराई। कहा कि SIR प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेज में आधार कार्ड भी शामिल रहेगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड शामिल रहेगा और लिस्ट में नाम जुड़वाने और या सुधार के लिए बिहार आने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो 65 लाख कटे हैं, जिनको लगता है उनका नाम नहीं है, आप आधार और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले से उन लोगों को राहत मिली है जो आधार कार्ड को उन 11 दस्तावेजों में शामिल करने की मांग कर रहे हैं कि आधार भी एक तरीके से प्रूफ होना चाहिए। सुनिए। से कर रहे थे, जब से SIR एक्सरसाइज शुरू हुई, आधार पहचान का एक मूल डॉक्यूमेंट है, मूल दस्तावेज है। उसी को अगर आप नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारी पहचान कहाँ जाएगी। हैरानी की बात है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। यहीं से मालूम पड़ता है कि चुनाव आयोग की नीयत में खोट है।
अच्छा, हैरानी किस बात की? हैरानी इस बात की है कि जो विपक्षी पार्टी बिहार में वोटर्स के वोट कट जाने का आरोप लगा रही है ना। अब आज की बड़ी खबर सुनिए साहब, बंगाल में उस रिपोर्ट पर चुप हैं जिसमें क्या बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से सटे जिलों में न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन 9 टाइम्स बढ़ा है। हां, हैरान मत होइए, सुनिए, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। बंगाल में बांग्लादेश से सटे जिलों में नए मतदाता पंजीकरण न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन में 9 गुना वृद्धि, 9 टाइम्स ये बढ़ गया। इस रिपोर्ट से सवाल उठा कि बंगाल में होने वाले चुनाव में क्या ये वोटर लिस्ट में जबरदस्त घुसपैठ की कोई बड़ी साजिश है? यह रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल एक रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल में पिछले 3 महीने में नए वोटर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन 9 गुना बढ़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिन जिलों में यह वृद्धि है, यह भी पढ़िए आप, ज्यादातर मुस्लिम बहुल हैं, बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हैं, यहां पर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन 9 गुना बढ़ गया। कह रहे बंगाल में भी करो साहब ऐसा, यार सबसे पहले होना चाहिए बंगाल में। कि बहुत बड़ी वजह है, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की घुसपैठ के लिए कुख्यात ये सारे इलाके यहां पर ज्यादा हैं। ये कौन कौन से हैं पढ़िए आप, उत्तर दक्षिण 24 परगना, नदिया, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार। सूत्रों के मुताबिक इन जिलों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मंथली रजिस्ट्रेशन मतलब एवरेज 100 के करीब रहता था न्यू वोटर, यह बढ़कर हो गया 900, 9 गुना। यह बहुत ही असामान्य वृद्धि है और इसलिए इसे वोटर लिस्ट में घुसपैठ से जोड़ा जा रहा है। वोटर कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए इस असामान्य वृद्धि की वजह से चुनाव आयोग का माथा ठनका हुआ है। बीजेपी ने भी इसे केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग कर दी कि जांच तो करिए, हो क्या रहा है। ये तो बिहार में एसआईआर पर शोर मचा रहे हैं, अभी तो पूरे देश में होना चाहिए, सबसे पहले बंगाल में होना चाहिए, बंगाल में होना चाहिए एसआईआर, हम भी मांग करते हैं। अच्छा, बीजेपी भी लंबे समय से ना वार्निंग देती आई है कि जो बॉर्डर एरियाज है बंगाल के, जो बांग्लादेश से सटे हैं, वहां घुसपैठ और जनसांख्यिकी असंतुलन, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी। और भारत में घुसपैठ की समस्या को लेकर आज, अच्छा सुनिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ को लेकर एक बड़ी बात की। हालांकि उनका जिक्र बिहार को लेकर था। नरेंद्र मोदी ने बिहार में डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया, कहा कि इस मिशन के जरिए हर घुसपैठियों को बाहर करेंगे। मतलब क्या है? मतलब ये कि अब देश में नागरिक लिस्ट का भी शुद्धिकरण क्या होने जा रहा है और शायद हो सकता है कि घुसपैठियों के खिलाफ डेमोग्राफी मिशन से कई पार्टियों का सिरदर्द बढ़ सकता है। बिहार झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। और बिहार में टोपी पर कैसे सियासत छिड़ गई है? नीतीश ने टोपी पहनी, नहीं पहनी, राहुल गांधी कहा मस्जिद पहुंच गए, नहीं पहुंचे, इसको लेकर पॉलिटिक्स है। बात बिहार की करेंगे। टोपी पहनना कहीं जरूरी है क्या? वो कोई अपना टोपी पहने, हम अपना तिलक लगाएं। वो पहने या ना पहने, दोनों सूरतों में अल्पसंख्यकों को टोपी ही पहना रहे थे वो। असली चेहरा उसके सामने में आ गया। गुज़िश्ता 20 साल तक तो मुसलमानों को टोपियां पहनाते रहे। श्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी सांप्रदायिक शक्तियों के रंग में रंग गए हैं। अच्छा, सियासत के रंग समझिएगा साहब। बिहार में विपक्ष नीतीश को यह कहकर मुस्लिम विरोधी कि नीतीश मुस्लिम विरोधी, उन्होंने टोपी नहीं पहनी। नीतीश जी ने टोपी पहनने से इंकार कर दिया, नीतीश मुस्लिम विरोधी।
आज बीजेपी राहुल तेजस्वी को हिंदू विरोधी कह रही है, क्योंकि मुंगेर में प्रसिद्ध मां चंडिका मंदिर है, मुंगेर में, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी मंदिर ना जाकर मस्जिद गए, तो इस लॉजिक के हिसाब से राहुल तेजस्वी हिंदू विरोधी, यही बीजेपी कह रही है। ये देखिए आज की तस्वीर है, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। तेजस्वी यादव आपको बैठे नजर आ रहे हैं, ये राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी। तो यही बीजेपी कह रही है कि कल नीतीश जी ने टोपी नहीं पहनी तो नीतीश मुस्लिम विरोधी। अब आज जो है राहुल इसी इलाके में जो बताया जा रहा है कि मुंगेर में प्रसिद्ध मां चंडिका मंदिर है, ये लोग वहां नहीं गए, मतलब मस्जिद गए, ठीक है, अच्छा जाना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल सवाल तो उठेंगे। तो ऐसे में क्या आप लोग हिंदू विरोधी? ये नीतीश के टोपी ट्रांसफर के जवाब में राहुल तेजस्वी का मस्जिद वाला दांव। ये आज की तस्वीर एक बार नजर रखिए, वैसे ये तस्वीर इंपॉर्टेंट है, मतलब पहली तस्वीर कल की, अच्छा 2 तस्वीरें ऐसे ही देख लीजिए ना, ये और क्लियर हो जाएगी खबर। ये 2 तस्वीरें, एक तरफ कल की तस्वीर, ये जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में टोपी पहन, ये देखिए आप, ये टोपी पहनने से मना कर दिया, इन्होंने पहना ही उल्टा। अच्छा, इसी वीडियो के बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है साहब कि नीतीश ने देश में मुस्लिम भावनाओं का अपमान कर दिया। इधर आइए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की, जिसमें एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा निकालने के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक मस्जिद में गए, मौलानाओं से के साथ 20 मिनट तक मुलाकात की। ये दोनों तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का ये वाला जो मस्जिद का दौरा है, ये नीतीश के टोपी ना पहनने का राजनीतिक जवाब है? क्योंकि कांग्रेस आरजेडी नीतीश की इसी तस्वीर के सहारे यहां नीतीश को मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है। नीतीश के टोपी ट्रांसफर वाले वीडियो की बात करके मुसलमानों के वोट ट्रांसफर की कोशिश हो रही है कि देखो वो तो टोपी नहीं पहन रहे हैं, आप मुसलमान भाई आप हमारे पास आओ, हम मंदिर नहीं जा रहे हैं, मस्जिद आ रहे हैं, यही राहुल जी, तेजस्वी जी। अच्छा, आज तेजस्वी यादव ने इसी बात को मुद्दा बनाते हुए इस बात को एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने सम्मान स्वरूप टोपी पहनने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर राहुल तेजस्वी के मंदिर जाने से पहले बीजेपी इस बात को मुद्दा बना चुकी है कि राहुल की वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ बिहार में मुस्लिम बहुल इलाकों से क्यों गुजर रही है, क्यों निकल रही है। यह वोटर अधिकार यात्रा नहीं, घुसपैठिया बचाओ यात्रा है, जिस यात्रा पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव है। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी की यात्रा, जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ ये जो तस्वीर, आ जाओ उधर तस्वीर पर नजर रखिए, फिर ये ग्राफिक्स पढ़िएगा। उधर क्या है, राहुल जी, तेजस्वी जी मस्जिद में मौलानाओं से मिलते हुए, सारी यही बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो यात्रा निकाल रहे हैं ना, ये वोटर शुद्धिकरण बहाना, मुसलमानों को है रिझाना। ये पूरी यात्रा जो है किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया से निकल रही है, मुस्लिम बहुल इलाकों से निकल रही है। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो बीजेपी कह रही है, और इन इलाकों में मुस्लिम आबादी निर्णायक संख्या में है। आरोप लगा चुकी है बीजेपी कि राहुल गांधी मुस्लिम इलाकों में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग की कार्रवाई से बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं के नाम कटे हैं। इसमें रोहिंग्या, बांग्लादेशी वोटर बड़ी संख्या में हैं। अच्छा, इसके अलावा बीजेपी ने नीतीश कुमार का बचाव भी किया। टोपी पहनना जरूरी नहीं है, नीतीश ने टोपी उतारी, सुनिए। तो बहुत देर कर दी, टोपी पहनना कहीं जरूरी है क्या? वो कोई अपना टोपी पहने, हम अपना तिलक लगाएं। उन्हें वो टोपी पहनाने का काम करते हैं, वो नहीं पहन रहे हैं। वो तो पहले भी अगर पहन रहे थे तो मतलब टोपी ही पहना रहे थे। वो पहने या ना पहने, दोनों सूरतों में अल्पसंख्यकों को टोपी ही पहना रहे थे। वो अच्छा है कि आज उन्होंने सीधे मना कर दिया कि अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक जो मोर्चा है, उसको नीतीश जी से पूछना चाहिए कि आपने किसके दबाव में टोपी पहनने से इनकार किया। मैंने सुना है कि वही टोपी पलट के उन्होंने पहना भी दी, तो इसको संकेत ही समझा जाए। अच्छा, विपक्ष को प्रॉब्लम है साहब कि नीतीश जी ने टोपी नहीं पहनी, टोपी नहीं पहनी, यही कष्ट है ना, मुस्लिम टोपी नहीं पहनी। उन्होंने तो 8 अगस्त को जानकी जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के वक्त टीका भी नहीं लगाया था। वो दिखाएं हम आपको तस्वीर, ये भी बड़ी वायरल हुई थी जब, लेकिन इससे उन लोगों को जरा भी दिक्कत नहीं हुई जिनके पेट में इसलिए मरोड़े पड़ रहे हैं कि नीतीश जी ने मुस्लिम टोपी नहीं पहनी। यही वो तस्वीर है ना, 8 तारीख को बिहार के सीतामढ़ी में ये वो तस्वीर, जानकी जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। टोपी पहनने से मना करने वाले नीतीश जी ने टीका लगवाने से भी मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। मतलब आप सोच कर देखिए, नीतीश जी ने टीका लगवाने से मना किया तो कोई विवाद नहीं हुआ,
किसी राजनीतिक पार्टी को बुरा नहीं लगा, किसी ने नहीं कहा हिंदू विरोधी नीतीश, किसी ने कुछ सवाल नहीं उठाया। लेकिन जब नीतीश जी ने टोपी पहनने से इंकार कर दिया तो इसे मुसलमानों का अपमान बताया जा रहा है, उनके सेकुलर होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है साहब, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि नीतीश कुमार ने कभी मुसलमानों की अच्छा ये वो दो तस्वीर है, आप इसको ये खबर का निचोड़ समझिए। यहाँ टीका लगाने से मना कर दिया तो कोई विवाद नहीं, ये नहीं कि भाई मतलब ये नीतीश जी हिंदू विरोधी हो गए, ये है वो है। यहाँ कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, टोपी नहीं लगाई तो बवाल हो गया देश के अंदर। नीतीश मुस्लिम विरोधी हैं, ये हैं वो हैं, सेकुलर ही नहीं रहे नीतीश। तो यहां टीका ना लगाने से प्रॉब्लम नहीं है, टोपी ना लगाने से बवाल हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, नीतीश ने मतलब मुसलमानों की टोपी नहीं पहनी। कई बार साहब नीतीश कुमार सार्वजनिक मंचों पर मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रमों में टोपी पहन चुके हैं। अभी इसी साल दिखाई तस्वीर, मार्च के महीने में रमजान में नीतीश कुमार ने इफ्तार के कार्यक्रम में मुस्लिम टोपी पहनी थी। उससे पहले भी कई बार नीतीश कुमार अलग अलग मौकों पर मुस्लिम टोपी पहने हुए दिखाई दे चुके हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हैं, 18, 19, 16, 23, 25 में। वैसे अब तो पता नहीं हमें भी क्या बदल गया कि अब नहीं टोपी पहनी। 2013 वाला जिसका मैं जिक्र भी कर रहा हूं, 2013 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, नहीं बने थे, उन्होंने कार्यक्रम में टोपी पहनने से इंकार कर दिया था। तो नीतीश कुमार ने मोदी को यह कहकर नसीहत दे दी थी कि भारत के किसी राजनेता को टोपी पहननी पड़ेगी और टीका भी लगाना पड़ेगा। अच्छा, वो वाला बयान आपको सुनाते हैं, थोड़ी सी यादें ताजा करते हैं, सुनिए। जोर जबरदस्ती से चला लेंगे, ये नहीं चलता है। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा, सबकी इज्जत करने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा, और सबको बराबर की खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए। हालांकि इसको लेकर टीका वर्सेस टोपी की लड़ाई में बीजेपी इस पूरे मसले को लेकर चुप है। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें नीतीश कुमार की तरफ से टोपी पहनने से मना कर दिया गया था। इसी को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है, क्योंकि अगले 2 महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। वैसे तो बिहार हिंदू बहुल राज्य है, जहां हिंदुओं की आबादी 82% है, मुसलमानों की आबादी 17.5% है। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा चर्चा मुस्लिम वोटों की होती है, क्योंकि पिछले अगर वोटिंग के ट्रेंड्स को देखें ना साहब, तो मुसलमानों का वोट चुनाव में बंटता नहीं है, डिवाइड नहीं होता। जिस पार्टी या गठबंधन को मुसलमानों का समर्थन मिलता है उन्हें एक मुश्त वन साइडेड वोट मिलता है, लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए मुस्लिम वोटों को रिझाने की लगातार कोशिश की जाती है। आगे बढ़ेंगे, आज की एक और बड़ी खबर। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी में ढाबा, होटल और रेस्टोरेंट को लेकर नेम प्लेट वाला विवाद हुआ था, याद है आपको? और आगे बढ़ गया है, बैंड बाजा बारात तक पहुंच गया है। बड़ी खबर है, जिस तरह ढाबा, रेस्टोरेंट, होटलों के लिए निर्देश दिए गए थे कि वो संचालकों का असली नाम लिखें, फर्जी नामों से दुकान ना चलाएं, उसी तरह अब यूपी में बैंड बाजा जो शॉप्स उनको लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। उनमें भी हिंदू देवी देवताओं के जो नाम से हैं उन्हें चलाने वाले मुसलमान हैं। इसको लेकर नया ऑर्डर आ गया, बवाल छिड़ गया। कौन सा बैंड है ये? मैं पहचान छुपा कर करता हूँ तो एक आदमी को धोखा होता है, किस पहुंचती है, भावना आहत होती है। आप ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मुसलमान और हिंदू में भेदभाव भाई और बड़ी हो जाए, हिंदू न बुलाए बैंड बाजे वालों को मुसलमान। मुसलमान वो अपने मजहब का कोई चिन्ह प्रतीक लगाए, लेकिन सनातन का कोई भी जो है चिन्ह न लगाए, किसी देवी देवता की फोटो न लगाए। ये कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, ये सनातन का अपमान है, नहीं, हम लोग नहीं सह सकते। बाजा, ढोल, तमाशा, ये तमाम चीजें नाजायज हैं। अच्छा, आज की बड़ी खबर है, यूपी के मुरादाबाद में प्रशासन ने ये मुस्लिम बैंड बाजा वालों को एक ऑर्डर दे दिया है कि वो अपने बैंड पर हिंदू देवी देवताओं के नाम और प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल ना करें। साहब, मुरादाबाद में हुई इस कार्रवाई के बाद अब अयोध्या के कई साधु संतों ने मांग उठा दी है कि योगी सरकार को मुरादाबाद वाला मॉडल पूरे यूपी में लागू करना चाहिए। सिर्फ मुरादाबाद में क्यों? मुरादाबाद में एक वकील ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर दरअसल एक शिकायत की थी कि यहां पर कई बैंड बाजे, महादेव बैंड, मां दुर्गा बैंड और हिंदुओं से जुड़े अन्य नामों से चलाए जा रहे हैं। शिकायत में यह भी कहा गया कि मुसलमान पहचान छिपाकर
हिंदू देवी देवताओं के नाम से बैंड पार्टी चला रहे हैं लोग, महादेव बैंड चलाने वाला मोहसिन, और ऐसा करने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ये शिकायत की गई। बैंड बाजा वालों का आरोप है कि सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद पुलिस ने सभी बैंड संचालकों को बुलाया, उन्हें नाम बदलने के ऑर्डर दे दिए। नाम बदलिए मुरादाबाद में, ये भी मतलब अजीब है वैसे तो ये, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ये मुरादाबाद वाला मॉडल पूरे देश में लागू करिए। हालांकि पुलिस ने इसके लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन इस विवाद के बाद बैंड पार्टी चलाने वाले मुसलमानों का कहना है कि अब शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और इससे तो प्रॉब्लम होगी, और नाम कैसे बदलेंगे इतनी जल्दी? बैंड बाजे में हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह लगाकर क्या दिखाना चाहते हैं? कहने का मतलब है कि ऐसे मुस्लिम कट्टरपंथी को क्या जरूरत है कि सनातन की देवी देवता का प्रतीक चिन्ह लगाना? तो सही बात है, हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। अक्षरशः पालन होना चाहिए। हम जब तुम्हारे धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं करते, अपमान नहीं करते, तुम क्यों करते? तुम हमारे सनातन के प्रतीक का क्यों प्रयोग करते हो? ये सनातन का अपमान है, नहीं हम लोग नहीं सह सकते। तो हिंदू संगठनों को साधुवाद, आभार है। हिंदू संगठनों को तो एकदम मार कर, तोड़ कर, फाड़ कर, ठीक कर देना चाहिए। गाना, बाजा, ढोल, तमाशा, ये तमाम चीज